Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 24th of November 2022, and if you are finding this analysis helpful then please like, share and subscribe. Here the first news is Supreme Court to government show us EC appointment file और अगर कोई भी हैंकी पैंकी नहीं है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कल हमने डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एक आइडिया मूट किया था कि जब यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया जाता है तो अपॉइंटमेंट कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंक्लूड करने की ज़रूरत है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे तो न्यूट्रलिटी रहेगी। इंक्वायरिंग अबाउट द मैकेनिज्म, तो अभी रिसेंटली फॉर्मर आईएएस ऑफिसर अरुण गोयल को अपॉइंट किया गया है एज इलेक्शन कमिश्नर। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो भी यहाँ पर आपने अपॉइंटमेंट किया है उससे रिलेटेड जो भी फाइल है आप हमें एक बार दिखा दीजिए। एक बार हमें भी तसल्ली हो जाएगी कि यहाँ पर सब कुछ ठीक तरीके से हो रहा है और अगर कोई भी हैंकी पैंकी नहीं है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। Inquiring about the mechanism through which former IAS officer Arun Goyal was appointed election commissioner, last week the Supreme Court Wednesday directed the government to produce Thursday the file related to his appointment and said, अगर आप यहाँ पर सही हो जैसा कि आप क्लेम करते हो, यहाँ पर कोई हैंकी पैंकी नहीं है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। Hearing petitions seeking reforms in the appointment of the election commissioners, और कल ही यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि आइडिया मूट किया गया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी अपॉइंटमेंट कमेटी में इंक्लूड करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से यहाँ पर न्यूट्रलिटी इंश्योर रहेगी। तो जो अटॉर्नी जनरल का आर्गुमेंट था वो ये था कि जो जुडिशरी है, जुडिशरी को इसमें इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं है। क्या यहाँ पर अपॉइंटमेंट प्रोसीजर होना चाहिए, ये पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ देना चाहिए। पार्लियामेंट इसके बारे में डिबेट करे, पार्लियामेंट इसके बारे में लॉ बनाए, लेकिन जुडिशरी को इसमें इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं है। A former IAS officer of the Punjab cadre Arun Goyal is in line to take over as CEC। जब यहाँ पर जो इनकम्बेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार रिटायर होंगे तो उसके बाद यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे अरुण गोयल। अभी यहाँ पर क्या कन्वेंशन फॉलो किया जाता है, वेंकट रमनी जो कि अटॉर्नी जनरल हैं सेड ही हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड कि ये जो भी अपॉइंटमेंट होता है ये टाइम टेस्टेड कन्वेंशन के बेसिस पर होता है। टाइम टेस्टेड कन्वेंशन क्या है, तो लिस्ट प्रिपेयर की जाती है सर्विंग एंड रिटायर्ड ऑफिशियल्स इन द पोजीशन ऑफ सेक्रेटरीज। ये लिस्ट प्रिपेयर की जाती है, फिर अ पैनल ऑफ नेम्स यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को दिया जाता है और प्राइम मिनिस्टर उसमें से एक नाम सजेस्ट करके प्रेसिडेंट को भेजते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस अ पैनल ऑफ नेम्स इज प्रिपेयर्ड फॉर कंसिडरेशन। द पीएम आफ्टर कंसिडरिंग द पैनल recommends one name to the president, और यहाँ पर प्रेसिडेंट करते हैं अपॉइंटमेंट। द अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स ही सेट फॉलो सीनियरिटी। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और दो इलेक्शन कमिश्नर्स है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब रिटायर होते हैं तो बाकी दो इलेक्शन कमिश्नर्स में से जिसकी भी सीनियरिटी होती है उसको यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया जाता है। इट्स ऑल ऑन द बेसिस ऑफ टाइम टेस्टेड कन्वेंशन। देयर इज अ प्रोसीजर जिसको कि यहाँ पर फॉलो किया जाता है। जो प्रोसीजर है वो हमने डिस्कस कर लिया। ऑन ट्यूसडे द बेंच हैड mooted द आइडिया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी इस कमिटी में इंक्लूड करने की ज़रूरत है जो कि इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करती है, जिसकी वजह से यहाँ पर न्यूट्रलिटी इंश्योर होगी। फर्स्ट पेज पर नेक्स्ट न्यूज़ है मीजल्स के बारे में। मीजल्स आउटब्रेक हिट्स मुंबई। तो यहाँ पर हम मीजल्स के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं कि मीजल्स क्या है। मीजल्स इज़ अ वायरल डिजीज़ जो कि बहुत ज़्यादा कंटेजियस है। इट इज़ अ स्प्रेड थ्रू ड्रॉपलेट्स ऑफ नोज, थ्रोट और माउथ ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। मीजल्स इज कॉज्ड बाय अ सिंगल स्ट्रैंडेड एनवेलप्ड आरएनए वायरस। इट इज़ क्लासिफाइड, ये कौन से जीनस का मेंबर है, तो इट इज़ क्लासिफाइड एज अ मेंबर ऑफ द जीनस मॉर्बिली वायरस। और फैमिली कौन सी है, फैमिली है पैरामीकॉक्सीविरिडे। ठीक है, पैरामिक्सोविरिडे। तो आपको यहाँ पर फैमिली पता होनी चाहिए, जीनस पता होना चाहिए, और यहाँ पर इसके लिए जो वैक्सीन है वो वैक्सीन यूज़ की जाती है MMR वैक्सीन, जो कि यहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अगेंस्ट मीजल, मम्स एंड ट्रूबेला। तो आपको यहाँ पर वैक्सीन पता होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड द MMR वैक्सीन गिविंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट 3 डिजीजेज मीजल, मम्स एंड ट्रूबेला। जीनस पता होना चाहिए जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। मीजल वैक्सीन को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था 1963 में। उससे पहले हर साल 2 मिलियन डेथ्स हुआ करती थी मीजल्स की वजह से। उसके बाद भी यहाँ पर काफ़ी डेथ्स होती हैं क्योंकि लोगों में वैक्सीन हेजिटेंसी को देखा गया है कि वो यहाँ पर वैक्सीन लगवाने को लेकर काफ़ी ज़्यादा हेजिटेंट होते हैं। ये वर्ड आपने तब भी सुना होगा जब कोविड-19 का वैक्सीनेशन हो रहा था, लोग काफ़ी हेजिटेंट थे वैक्सीन लगवाने से, तो इसको ही कहा जाता है वैक्सीन हेजिटेंसी। तो मीजल्स इज कॉज्ड बाय अ सिंगल स्ट्रैंडेड एनवेलप्ड आरएनए वायरस। इट इज क्लासिफाइड एज अ मेंबर ऑफ द जीनस मॉर्बिलीवायरस इन द पैरामीवॉक्सीविरिडे फैमिली। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर बस वैक्सीन हेजिटेंसी के बारे में बताया गया है कि वैक्सीन हेजिटेंसी यहाँ पर सबसे बड़ा हर्डल है फॉर हेल्थ वॉलंटियर्स, और यहाँ पर जो चिल्ड्रन है उनको वैक्सीनेशन नहीं प्रोवाइड किया जा सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा वैक्सीन हेजिटेंसी है। तो हमें वैक्सीन हेजिटेंसी को रिमूव करने की ज़रूरत है। उसके लिए हमें यहाँ पर अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है, अवेयरनेस को स्प्रेड करने की ज़रूरत है। रैंसमवेयर
अटैक क्रिपल्स एम्स सर्विसेज एंटायर डे। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रैंसमवेयर क्या होता है। रैंसमवेयर इज अ काइंड ऑफ मॉलवेयर सॉफ्टवेयर जो कि यहाँ पर फंक्शन को डैमेज कर देता है और कंप्यूटर सिस्टम की अनऑथोराइज्ड एक्सेस ले लेता है, फाइल्स को ये एनक्रिप्ट कर देता है और ये कहता है कि आपको यहाँ पर रैंसम पे करना पड़ेगा, उसके बाद ही यहाँ पर फाइल्स को डिक्रिप्ट किया जाएगा। ठीक है, तो पूरा ये प्रोसेस है कि यहाँ पर रैंसम की मांग की जाती है कि आप यहाँ पर रैंसम पे करोगे, उसके बाद ही यहाँ पर फाइल्स को डिक्रिप्ट किया जाएगा और आपको यहाँ पर एक्सेस मिल पाएगा आपके सिस्टम का। इट इज़ यूज्ड टू एनक्रिप्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स विद इन अ सिस्टम और सिंपली लॉक द ओरिजिनल यूजर आउट ऑफ द सिस्टम। द यूजर इज देन आस्क्ड कि आपको यहाँ पर रैंसम देने की जरूरत है, उसके बाद ही फाइल्स को डिक्रिप्ट किया जाएगा। वंस द रैंसम इज पेड विद इन अ स्टिपुलेटेड पीरियड, जो सिस्टम है उसको यहाँ पर अनलॉक भी कर दिया जाता है, लेकिन कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि सिस्टम यहाँ पर एंटायरली करप्ट हो जाता है और यहाँ पर जो सिस्टम के कंटेंट्स हैं ये डिलीट हो जाते हैं। अनलाइक अदर साइबर अटैक्स, इसमें यूजर को नोटिफाई किया जाता है कि अटैक हो गया है, आपको यहाँ पर रैंसम पे करने की जरूरत है। रैंसमवेयर्स spreads easily when it encounters unpatched और outdated सॉफ्टवेयर। तो क्या यहाँ पर एम्स का जो सॉफ्टवेयर है ये आउटडेटेड है? तो हाँ, ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर है ये आउटडेटेड था। द NIC टीम इन्फॉर्म्ड दैट द अटैक हैज़ बीन रिपोर्टेड और इसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। द NIC सर्वर नीड्स अ मेजर अपग्रेड, तो यहाँ पर सर्वर को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पर रैंसमवेयर पता होना चाहिए। रैंसमवेयर में क्या किया जाता है, फाइल्स को यहाँ पर एनक्रिप्ट कर दिया जाता है, अनऑथोराइज्ड एक्सेस ले ली जाती है और यहाँ पर यूज़र को ये कहा जाता है कि आपको यहाँ पर रैंसम पे करने की ज़रूरत है, उसके बाद ही यहाँ पर फाइल्स को डिक्रिप्ट किया जाएगा और आपको यहाँ पर एक्सेस दी जाएगी आपके कंप्यूटर सिस्टम की। फ्रेम रूल्स फॉर फिक्सिंग इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ इन 3 मंथ्स। इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बात यह है कि एक्ट्स बना दिए जाते हैं लेकिन उनके रूल्स नहीं बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक्ट इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है, एक्ट इफेक्ट में नहीं आ पाता है। द सुप्रीम कोर्ट वेंसडे डायरेक्टेड ऑल द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशंस की आपको यहाँ पर रूल्स फ्रेम करने की जरूरत है अंडर द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टैरिफ। तो यहाँ पर यही कहा गया कि एक्ट तो है लेकिन आपने यहाँ पर रूल्स नहीं बना रखे हैं, तो आपको यहाँ पर रूल्स बनाने की जरूरत है। तो 2003 के एक्ट को इनेक्ट किया गया था विद द ऑब्जेक्टिव कि स्टेट्स को यहाँ पर सफिशिएंट फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, स्टेट्स यहाँ पर इंट्रा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम को रेगुलेट कर सकें और साथ ही यहाँ पर टैरिफ्स को डिटरमाइन कर सकें। एंड दो द गवर्नमेंट बोथ एट द सेंटर एंड इन द स्टेट्स हैव फ्रेम्ड स्टैट्यूटरी पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस रेगुलेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, लेकिन अभी तक यहाँ पर रेगुलेशंस नहीं लेकर आए गए थे, जिसकी वजह से ये जो एक्ट है ये इफेक्ट में नहीं आ पा रहा था। वी हैव नोटिस्ड दैट द रेगुलेटरी कमीशंस हैव नॉट फ्रेम्ड द नेसेसरी रेगुलेशंस टू पुट इनटू इफेक्ट द प्रिंसिपल्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर द एक्ट। अब हम चलते हैं आगे। इट्स नॉट सो इलेक्शन कमिश्नर्स। अब ये हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। वैसे तो हम फर्स्ट पेज पर भी डिस्कस कर ही चुके हैं। द 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो इन्होंने यहाँ पर ये आइडिया दिया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंक्लूड करने की ज़रूरत है उस कमिटी में जो कि अपॉइंट करती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, जिसकी वजह से यहाँ पर न्यूट्रलिटी रहेगी एंड द सिलेक्शन ऑफ ए पर्सन हु डज नॉट अलाउ हिमसेल्फ टू बी बुलडोज्ड। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि आपको कॉम्पिटेंट पर्सन के साथ साथ यहाँ पर कैरेक्टर वाले पर्सन को सिलेक्ट करने की ज़रूरत है। द बेंच इज राइट इन फ्लैगिंग कि यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन है इसको इंसुलेट करने की ज़रूरत है अगेंस्ट पॉलिटिकल प्रेशर, कि यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन है ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट रहे और इसके ऊपर यहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऑथर का ये कहना है कि जुडिशरी को इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जुडिशरी को ये लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे तो यहाँ पर न्यूट्रलिटी होगी, तो आप ऐसा नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल, जब यहाँ पर CBI के डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है तो उस कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, तो क्या CBI सच में एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है? तो ये क्वेश्चन करने वाली बात है। The court's implicit trust in itself is understandable, however, that the CJI's presence in the appointment panel can provide that shield, ये एक fraught assumption है, तो यहाँ पर CBI का ही example दिया गया है। Indeed, the Election Commission has earned public trust due to its exemplary work. The achievement has been made possible because as a constitutional authority, Election Commission को यहाँ पर autonomy गारंटी की गई है और Election Commission को यहाँ पर insulate किया गया है from the interference of the executive and the judiciary। अब इलेक्शन कमीशन यहाँ पर इंडिपेंडेंट नहीं रह पा रही है, ऐसा हमें कैसे पता चलता है? तो हमें यहाँ पर कुछ इंस्टांसेस देखने को मिले हैं। फॉर एग्जांपल, नवंबर लास्ट ईयर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी 2 कमिश्नर्स ने यहाँ पर एक ऑनलाइन इंटरेक्शन ज्वाइन किया था जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने कॉल किया था, पहला केस। दूसरी बात, जब प्राइम मिनिस्टर का कैंपेन खत्म हो गया था उसके बाद जब पैंडेमिक था तो उसके बाद यहाँ पर ये कहा गया था कि अब यहाँ पर आपको कैंपेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले ये देखा गया कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का कैंपेन खत्म हो गया, उसके बाद ये कहा गया। तीसरी बात,
मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जब यहाँ पर रूलिंग पार्टी के टॉप लीडर्स वॉयलेट करते हैं तो उनको यहाँ पर कुछ नहीं कहा जाता, उनको यहाँ पर नोटिस नहीं भेजे जाते हैं, उनको सेंस्योर नहीं किया जाता है. इट्स अनविलिंगनेस टू सेंस्योर द रूलिंग पार्टीज टॉप लीडरशिप फॉर वॉयलेटिंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, डिलेइंग अ राज्यसभा पोल इन केरला टू कंसिडर अ रेफरेंस फ्रॉम द लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री. और यहाँ पर फ्री भी डिबेट में जो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन जोड़ा, रेज क्वेश्चंस अबाउट प्रेशर. हाउएवर करेक्टिव हैज़ टू बी प्रोवाइडेड फ्रॉम विद इन द इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ. और यहाँ पर जुडिशरी को इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं है. तो जैसे कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि आप हमें फाइल्स दिखा दो कैसे आपने अपॉइंटमेंट किया है, बट बाई आस्किंग फॉर फाइल्स रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट्स ऑफ द कमिश्नर्स एंड अंडरलाइनिंग दैट द CJI कुड बी द गारंटी टू द इंडिपेंडेंस. तो यहाँ पर कोर्ट एक ब्लिंकर्ड व्यू ले रहा है. यहाँ पर CBI डायरेक्टर का एग्जाम्पल दिया गया है कि CBI डायरेक्टर को जब अपॉइंट किया जाता है तो उस अपॉइंटमेंट कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होते हैं. Surely that hasn't ensured the independence of the investigative agency. The agency and the political executive decide on that. Perhaps there is a case for the leader of opposition कि leader of opposition की यहाँ पर से ज़रूर होनी चाहिए जब यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया जाता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है. लेकिन ये काम यहाँ पर पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ देना चाहिए. पार्लियामेंट इसके बारे में डिसाइड करे, डिबेट करे. जुडिशरी को यहाँ पर रिस्पेक्ट करनी चाहिए और यहाँ पर जुडिशरी को इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं है. सो फार द जुडिशरी हैज़ रिस्पेक्टेड एंड स्टेड एट एन आर्म्स लेंथ फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन. तो अभी तक जुडिशरी यहाँ पर आर्म्स लेंथ की दूरी पर रही है इलेक्शन कमीशन से, तो जुडिशरी को आगे भी ये करने की ज़रूरत है. देयर इज़ नो केस फॉर चेंजिंग दैट. सेम आर्टिकल यहाँ पर नेक्स्ट फिक्सिंग इलेक्शन कमीशन. तो हमें यहाँ पर पॉइंट्स मिल गए हैं, सफिशिएंट पॉइंट्स. नेक्स्ट यहाँ पर COP27 के बारे में बताया गया है कि COP27 का हमें एक मेजर आउटकम ये देखने को मिला कि लॉस एंड डैमेज फंड को यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया. लेकिन लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में अभी क्लैरिटी नहीं है कि कौन से कंट्रीज़ यहाँ पर पे करेंगे. क्या यहाँ पर इंडिया और चाइना जैसे कंट्रीज़ भी पे करेंगे, कौन से कंट्रीज़ यहाँ पर रेसिपिएंट होंगे. फॉर एग्जाम्पल यूरोपियन यूनियन का ये कहना कि इंडिया और चाइना जैसे कंट्रीज़ को भी लॉस एंड डैमेज फंड में पे करने की ज़रूरत है. लेकिन इंडिया और चाइना का ये कहना हमारी तो यहाँ पर हिस्टोरिकल ऑब्लिगेशंस है ही नहीं. हिस्टोरिकल ऑब्लिगेशंस तो यहाँ पर डेवलप्ड और रिच कंट्रीज़ की है जिन्होंने यहाँ पर इतने ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस किए हैं. तो अभी इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है. इसके लिए एक ट्रांजिशनल कमेटी बना दी गई है जो कि COP28 में अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेगा. सेम यहाँ पर बात बताई गई है जो कि मैंने आपको बता दी. नेक्स्ट है फ्रेजाइल पीस. तो असम मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में बताया गया है. तो यहाँ पर फायरिंग हो गई थी जिसमें यहाँ पर कुछ लोगों की जान भी चली गई है. तो ये बॉर्डर डिस्प्यूट क्या है इसके बारे में हम देखेंगे एक्सप्लेन्ड सेक्शन में. नेक्स्ट है पॉवर्टी अनसेंसर्ड. इसको हम नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ पर बेसिकली ऑथर ने ये कहा है कि मोदी गवर्नमेंट यहाँ पर जिस तरीके से बता रही है कि पॉवर्टी डिक्लाइन हुआ है, एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं है. तो क्रिटिसिज्म वाला ज़्यादा आर्टिकल इसलिए हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं जहाँ पर आपको गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करना होता है. ऑफकोर्स आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना होता है लेकिन आपको यहाँ पर पूरी तरीके से ब्लैंकेट क्रिटिसिज्म नहीं करना होता, तो इसे हम डिस्कस नहीं करेंगे. नेक्स्ट है अ विन विन डील. तो यहाँ पर बात की गई इंडिया ऑस्ट्रेलिया ECTA की. तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने साइन किया था यहाँ पर ECTA, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट. अब आपको ये क्यों याद होना चाहिए कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर ECTA साइन किया है. प्रीलिम्स में एक बार क्वेश्चन आया था कि BTIA हम यहाँ पर किसके साथ साइन करने वाले हैं. तो BTIA इंडिया और यूरोपियन यूनियन का था, बाईलेटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट. तो ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं तो आपको पता होना चाहिए ECTA किसके साथ है. तो ECTA इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का है और ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट ने इसको रेटिफाई कर दिया है. अब इस डील में यहाँ पर क्या क्या बातें की गई हैं. द रेटिफिकेशन ऑफ द इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट. तो इसको यहाँ पर रेटिफाई कर दिया गया है बाय द ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट. अब ये बड़ी बात है क्योंकि ECTA की जब यहाँ पर बात हुई थी, जब नेगोशिएशंस हुए थे, उस समय जो पावर में पार्टी थी वो थी लिबरल पार्टी. अब यहाँ पर जो पावर में पार्टी ऑस्ट्रेलिया में ये है लेबर पार्टी. द डील सेल्ड स्मूथली थ्रू द ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट डिस्पाइट द फैक्ट कि ये नेगोशिएट की गई थी जब लिबरल पार्टी पावर में थी. अभी यहाँ पर लेबर पार्टी आ चुकी है मई में. दिस इज सेलिएंट ऑल्सो बिकॉज मोस्ट फ्री ट्रेड डील्स जो कि न्यू दिल्ली के हैं साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ, वो यहाँ पर काउंटर प्रोडक्टिव रहे. इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पर जो इम्पोर्ट्स हैं ये इंक्रीज़ हो गए हैं और हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट कम किया है. तो डील यहाँ पर काउंटर प्रोडक्टिव नहीं होनी चाहिए. इंडियन नेगोशिएटर्स मस्ट बी कॉम्प्लीमेंटेड कि यहाँ पर ये जो डील की गई है इसमें सेंसिटिव सेक्टर्स को बाहर रखा गया. फॉर एग्जाम्पल डेयरी एंड एग्रीकल्चर. तो डेयरी एंड एग्रीकल्चर को इससे बाहर रखा गया है क्योंकि हमारी डेयरी और एग्रीकल्चर ऑस्ट्रेलिया के जैसा नहीं है. दीज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज टू अबाउट 50 to 55% ऑफ इट्स पॉपुलेशन विद स्मॉल होल्डिंग्स एंड 1-2 कैटल पर फार्मर. दिस इज इन शार्प कॉन्ट्रास्ट अगर आप ऑस्ट्रेलियन एग्रीकल्चर और डेयरिंग को देखो. इंडिया और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर मेंबर्स हैं SCRI के, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव के. दोनों कंट्रीज यहाँ पर क्वाड के भी मेंबर हैं और रिसेंटली US लेड इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के भी इंडिया और US यहाँ पर मेंबर हैं. तो IPEF हमने डिस्कस किया था.
चाइना ऑस्ट्रेलिया का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है विद अ 33% शेयर इन इट्स एक्सपोर्ट्स एंड अ 27% शेयर इन इट्स इंपोर्ट कंपेयर टू इंडिया 3.7% शेयर इन इट्स एक्सपोर्ट्स एंड अ 2.4% शेयर इन इट्स इंपोर्ट एज ऑफ 2021। तो ज़रूरत है यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन की। तो ECTA यहाँ पर मच नीडेड डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करेगा। स्ट्रैटेजिकली द नीड फॉर ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन अवे फ्रॉम चाइना फॉर ऑस्ट्रेलिया इन व्यू ऑफ ए मल्टीप्लिसिटी ऑफ जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जैसे कि पेट्रोलियम, मेडिकामेंट्स, डायमंड्स, ज्वेलरी, रेलवे कोचेस एंड व्हीकल्स, मिल्ड राइस एंड हर्बिसाइड्स कॉन्स्टिट्यूट करता है 72% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स टू ऑस्ट्रेलिया। तो हम यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को क्या एक्सपोर्ट करते हैं? पेट्रोलियम, मेडिकामेंट्स, डायमंड्स, ज्वेलरी, रेलवे कोचेस एंड व्हीकल्स, मिल्ड राइस एंड हर्बिसाइड्स। इंडिया प्राइमरली इंपोर्ट्स रॉ मटेरियल। हम यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से क्या इंपोर्ट करते हैं? रॉ मटेरियल। 82% ऑफ इट्स इंपोर्ट्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया आर कोल, गोल्ड, copper ore, aluminium oxide, liquefied natural gas, manganese ore, aluminium waste, pigments, lentils, etc. The India-Australia ECTA will lead to duty elimination on 100% tariff lines with no restriction, और जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रेड प्रमोट होगा। India is the world's largest importer of coal. Out of India's coal trade deficit of $24 billion, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है कोल को लेकर ये है $11 बिलियन का। The India-Australia ECTA is likely to make coal a crucial input for India's energy needs and its industrial growth, जो कि इंडिया में आपको कॉम्पिटेटिव प्राइस में अवेलेबल हो पाएगा। Besides, duty free imports of Australian raw materials जैसे कि कॉपर, निकल, aluminium, manganese, wool, hide and skins etc. will boost the competitiveness of Indian industry, और यहाँ पर enormous job opportunities क्रिएट होंगी। ऑस्ट्रेलिया will also allow duty free import of Indian wines, while India will reduce import duties from 150% to 100% on Australian wines। और इसकी वजह से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो ट्रेड है बाईलेटरल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ये इंक्रीज हो जाएगा बाई $10 बिलियन बाई 2026-27। तो यहाँ पर जो बाईलेटरल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है ये यहाँ पर पहुँच जाएगा बाई $10 बिलियन बाई 2026-27। तो द इंडिया ऑस्ट्रेलिया ECTA इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाईलेटरल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स। तो ये यहाँ पर $10 बिलियन से और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा 2026-27 तक। तो आपको यहाँ पर ECTA के बारे में पता होना चाहिए। बाकी जो पॉइंट्स है वो तो आपको यहाँ पर मेंस में ही लिखने होंगे, लेकिन आपको ECTA किसके साथ है? तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का है ECTA। कल हमने एक पॉइंट और डिस्कस किया था कि इंडिया और UAE ने साइन किया था सेपा। नेक्स्ट है कि आफ्सपा को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से हटाने की बात की जा रही। तो सेंटर ने बेसिकली यही कहा है कि थोड़ा यहाँ पर रेडी होने की ज़रूरत है इंसर्जेंसी से फाइट करने के लिए और ट्रैफिकिंग से फाइट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सेंटर ये सोच रही है कि आफ्सपा को रिमूव कर देना चाहिए। Having removed the Armed Forces Special Powers Act from several areas of Nagaland, Assam and Manipur this year, and having expressed willingness कि और भी ज़्यादा एरिया से यहाँ पर आफ्सपा को रिमूव करने की ज़रूरत है, the center has asked police forces of the states concerned to assess their preparedness to meet security challenges and lead counter-insurgency operations henceforth। आफ्सपा के बारे में हम काफ़ी बार डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप PDF बाय करोगे तो उसमें आपको डिटेल में मिल जाएगा, नहीं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको खुद से एक बार रिवाइज करना है। नेक्स्ट यहाँ पर लचित बोरफुकन की बात की गई है, या तो लचित बारफुकन भी कहा जाता है। तो आपको इनके बारे में क्या पता होना चाहिए? इनका जन्म हुआ था 1622 में, तो आज है 2022, तो इसका मतलब ये है कि 400th बर्थ एनिवर्सरी यहाँ पर सेलिब्रेट की जा रही है। इनको बैटल ऑफ सराय घाट के लिए जाना जाता है। बैटल ऑफ सराय घाट अहोम्स वर्सेस मुगल्स में हुई थी, जिसमें अहोम्स की विक्ट्री होती है ओवर मुगल्स। लचित बारफुकन is best known for leading the Ahom troops which fought and defeated advancing Mughal troops at the Battle of Sarai Ghat। तो बैटल ऑफ सराय घाट अहोम्स और मुगल्स के बीच में हुई थी, जिसमें यहाँ पर अहोम्स की विक्ट्री होती है ओवर मुगल्स। नेक्स्ट है रुपी इन्फ्लेशन एंड द RBI। तो यहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे कि रुपी इतना ज़्यादा डिप्रिशिएट हो क्यों रहा है। वाई इज़ द रुपी फॉलोइंग अगेंस्ट द डॉलर? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि रुपी की वैल्यू को डिटरमाइन कैसे किया जाता है। सेवरल डेकेड्स अगो देयर वाज अ थियरी जो कि होती थी परचेजिंग पावर पैरिटी थियरी। तो ये यहाँ पर एक्सप्लेन करती थी कि किसी भी करेंसी की वैल्यू को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। आइडिया वाज दैट द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ ए करेंसी इज डिटरमाइंड बाय इट्स इंटरनल वैल्यू। इसका मतलब ये है कि जो रेट डिफरेंशियल होता है बिटवीन द वन करेंसी एंड द अनदर, ये डिपेंड करता है कि इन्फ्लेशन में यहाँ पर कितना डिफरेंस है बिटवीन द टू कंट्रीज। ठीक है, रेट डिफरेंशियल इस बात के ऊपर डिपेंडेंट है कि यहाँ पर इन्फ्लेशन में कितना ज़्यादा डिफरेंस है इन द टू कंट्रीज। दैट वाज अ टाइम व्हेन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ ए कंट्री वाज डोमिनेटेड बाय व्हाट वी कॉल द करंट अकाउंट। लेकिन उसके बाद यहाँ पर पिक्चर में क्या आता है? कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट ये है कि आपके कंट्री में यहाँ पर कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कितना यहाँ पर FDI आ रहा है, कितना यहाँ पर FPI आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में सरप्लस हो, और अगर आप यहाँ पर करंट अकाउंट में डेफिसिट हो, उसके बाद भी आपके पास डॉलर ज़्यादा ही होंगे। दैट वाज अ टाइम व्हेन द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री वाज डोमिनेटेड बाय व्हाट वी कॉल द करंट अकाउंट। लेकिन यहाँ पर सिनेरियो कैसे चेंज हुआ? तो यहाँ पर पिक्चर में आ गया कैपिटल अकाउंट, बट ओवर टाइम दिस हैज चेंज्ड। एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट नाउ इज द कैपिटल अकाउंट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। इसका
मतलब ये है कि कितना इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ फंड्स हो रहा है। द वैल्यू ऑफ ए करेंसी कैन बी स्ट्रॉन्ग डिस्पाइट द फैक्ट कि उस कंट्री का हाई करंट अकाउंट डेफिसिट है लेकिन उस कंट्री का यहाँ पर करंट अकाउंट सरप्लस है, तो वो कंट्री की यहाँ पर जो करेंसी है ये यहाँ पर स्ट्रांग हो सकती है क्योंकि उसकी कंट्री में यहाँ पर फंड ज़्यादा फ्लो हो रहे हैं। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने वाली बात है। देयरफॉर द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीजेस नॉट बिकॉज ऑफ ट्रेड बट बिकॉज कि यहाँ पर FDI और FPI आपके कंट्री में बहुत ज़्यादा आ रहा है, आपके कंट्री में यहाँ पर फंड्स का बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इन सम सेंस व्हाट हैज हैपेंड इन द इंडियन सिचुएशन एंड दिस इज ट्रू ऑफ मैनी अदर कंट्रीज एज वेल इज दैट द मेन रीजन कि यहाँ पर रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है, इसका रीजन ये भी है कि जो फंड्स हैं वो इंडिया से बाहर जा रहे हैं। इंडिया से हमें फंड्स का आउटफ्लो देखने को मिल रहा है। अब फंड्स का आउटफ्लो क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि ये जो यूनाइटेड स्टेट्स है ये अपने इंटरेस्ट रेट को लगातार इंक्रीज कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स अपने इंटरेस्ट रेट को लगातार इंक्रीज कर रहा है क्योंकि इनको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को लगातार इंक्रीज कर रहे हैं और इन्वेस्टर्स को यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है इन्वेस्ट करने के लिए, जिसकी वजह से ये लोग इंडिया से फंड्स निकाल रहे हैं और यूनाइटेड स्टेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ द हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंस्टेड ऑफ सेंडिंग फंड्स आउटसाइड, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग यहाँ पर फंड्स को अंदर ही रख के बैठे हैं एंड समटाइम्स एज इट हैज हैपेंड इन द प्रेजेंट केस ये लोग इंडिया से फंड्स को निकाल रहे हैं और ये यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स में डाल रहे हैं। देयरफॉर द रीजन व्हाई देयर इज अ सडन डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ द रुपी इज बिकॉज ऑफ द कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में क्या प्रॉब्लम हो रही है कि फंड्स यहाँ पर इंडिया में आ नहीं रहे हैं, फंड्स इंडिया से बाहर जा रहे हैं। There are various forms through which funds flow, but generally speaking, when the investment becomes more attractive domestically, तो फॉरेन कंट्रीज यहाँ पर फंड्स दूसरे कंट्रीज में नहीं भेजते हैं। तो अगर यूएस में ही डोमेस्टिकली ज़्यादा अट्रैक्टिव है तो यहाँ पर यूएस में इन्वेस्ट किया जाएगा, कोई यहाँ पर इंडिया में क्यों आएगा इन्वेस्ट करने। अब यूएस यहाँ पर ज़्यादा अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन कैसे बन गया? तो इसका मतलब हमें क्या करने की ज़रूरत है कि इंडिया यहाँ पर ज़्यादा अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बने। तो हमें यहाँ पर समझने की ज़रूरत है इन्फ्लेशन। इन अ सेंस एन अंडर वैल्यूड करेंसी इज़ बेटर बिकॉज इट इज़ मोर अट्रैक्टिव फॉर एक्सपोर्ट्स। तो अगर आपकी करेंसी डिप्रिशिएट हो रही है तो क्या इसका आपको कोई बेनिफिट है? हाँ, इसका आपको बेनिफिट होता है। इससे आपके एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होते हैं क्योंकि जो आपका सामान है ये सस्ता दिखने लगता है। तो अगर यहाँ पर आपकी करेंसी अंडर वैल्यूड है, अगर आपकी करेंसी यहाँ पर डिप्रिशिएट हो रही है, इसका मतलब ये है कि आपके एक्सपोर्ट्स जो हैं यहाँ पर सस्ते दिखेंगे, तो हो सकता है कि आपके एक्सपोर्ट्स यहाँ पर इंक्रीज हो। लेकिन एक्सपोर्ट्स और भी दूसरे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। सिर्फ यहाँ पर आपकी करेंसी अंडर वैल्यूड होगी, डिप्रिशिएट होगी, इसकी वजह से यहाँ पर एक्सपोर्ट्स इंक्रीज नहीं होते हैं। बट एट द सेम टाइम वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस की जो डिप्रिशिएशन हो रहा है लगातार यहाँ पर होता नहीं जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब IMF फॉर्म हुआ था उस समय $1 बराबर हुआ करता था 4.75 रुपीज़ के। आज यहाँ पर $1 बराबर है 80 रुपीज़ के। सो आई वुड से दैट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम द डीवैल्यूएशन और द डिप्रिशिएशन इन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी मे बी एडवांटेजियस। लेकिन हमें यहाँ पर देखने की ज़रूरत है कि हमें साथ ही साथ अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने की ज़रूरत है। बट दिस कांट गो ऑन कंटिन्यूसली बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट वी आर एसेंशियली सेइंग कि आप यहाँ पर $1 में कितना सामान ले सकते हो जो 80 रुपए का है। द अमाउंट ऑफ द रिसोर्सेज दैट यू नीड इन इंडिया इज बिकमिंग हायर एंड हायर, देयरफॉर द स्टेडी डिटरेशन इन द वैल्यू ऑफ द रुपी इज नॉट समथिंग कि कोई यहाँ पर एडवोकेट करेगा कि यहाँ पर लगातार रुपी डेप्रिशिएट हो, एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करने के लिए कोई इस बात को एडवोकेट नहीं करता है। दिस कांट गो ऑन कंटिन्यूसली बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट वी आर एसेंशियली सेइंग इज दैट फॉर गेटिंग $1 द अमाउंट ऑफ द रिसोर्सेज दैट यू नीड इन इंडिया इज बिकमिंग हायर एंड हायर। What can be done to stabilize the rupees exchange rate? तो यहाँ पर ऑथर ने ये सजेशन दिया है कि जो इन्फ्लेशन है हमें, जो हमने यहाँ पर टारगेट रख रखा है ना 2 से 6% तक का इन्फ्लेशन, और यहाँ पर जो है कि 4% हमें इन्फ्लेशन मेंटेन करना है। जितना यहाँ पर डिफरेंस रहेगा इंडिया के इन्फ्लेशन रेट और यूएसए के इन्फ्लेशन रेट में, उतना ही ज़्यादा यहाँ पर यूएसए अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया में इन्फ्लेशन रेट 4% है और यूएसए में इन्फ्लेशन रेट 2% है, तो यहाँ पर यूएसए ज़्यादा अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन रहेगा। आई हैव ऑलवेज टेकन द पोजीशन कि हमें अपना इन्फ्लेशन रेट को रिड्यूस करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, यूएस यहाँ पर बात करता है कि 2% अप्रोप्रिएट इन्फ्लेशन है, हम यहाँ पर बात करते हैं कि 4% अप्रोप्रिएट इन्फ्लेशन है, इवन दो आर एक्चुअल इन्फ्लेशन में बी हायर। फॉर एग्जाम्पल, आपको काफी टाइम से 6% से ऊपर ही इन्फ्लेशन दिख रहा है। इफ यू हैव दिस सेटिंग देन एवरी ईयर यहाँ पर जो रुपी की वैल्यू है ये डिप्रिशिएट ही होगी। द पॉइंट इज दैट द करंट सिचुएशन हैज बीन एग्रीवेटेड क्योंकि यहाँ पर कैपिटल फ्लो हो रहे हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें यहाँ पर इन्फ्लेशन को देखने की जरूरत है। वाइल इट में नॉट नेसेसरली कि यहाँ पर दोनों ही कंट्रीज के इन्फ्लेशन इक्वल रहे, लेकिन यहाँ पर जरूरत यह है कि इन्फ्लेशन में ये जो मार्जिन है ना ये कम से कम हो, एटलीस्ट क्लोज टू इट, कि अगर उनका 2% है तो हमारा 3% रहे। इतना ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस रखने की जरूरत नहीं है। अ कन्फ्लिक्ट ऑफ दैट काइंड डज नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट। तो हमें यहाँ पर क्या करने की जरूरत है, हमें अपने इन्फ्लेशन को कम करने की जरूरत है। उसके लिए यहाँ पर RBI
आरबीआई क्या करे, आरबीआई यहाँ पर लगातार इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रही है, रेपो रेट को बढ़ा रही है इन्फ्लेशन को यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए. आई विल से दैट इवन इन इंडिया इन्फ्लेशन इज एट अ हायर लेवल. वी हैड सेट 6% एज द अपर लिमिट इन द इन्फ्लेशन टारगेटिंग स्कीम, लेकिन आप पिछले 9 महीने में देखो तो इन्फ्लेशन आपको 6% से ज़्यादा ही दिखेगा. देयरफॉर वी टू नीड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन. इन सम सेंसेस रेजिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर दो पर्पस को सर्व करता है. पहला ये कि इन्फ्लेशन यहाँ पर कम हो जाता है एंड इट डज हैव एन इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू ऑफ द रुपी एज वेल. तो यहाँ पर ऑथर ने क्या सजेशन दिया है कि यूएस का इन्फ्लेशन और जो हमारा इन्फ्लेशन, इसमें यहाँ पर मार्जिनल डिफरेंस होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस रखने की ज़रूरत नहीं है. एंड दिस इज वेयर द होल purchasing power parity comes. So long as inflation in our country is higher than the inflation in the other countries, जो यहाँ पर रुपी की वैल्यू है ये लगातार डेप्रिशिएट ही होगी. नेक्स्ट, बिहाइंड पेरिस ओलंपिक्स मैस्कट्स. तो यहाँ पर क्या है पेरिस ओलंपिक मैस्कट. तो 2024 में जो ओलंपिक होंगे ये होंगे पेरिस में. द ओलंपिक गेम्स पेरिस 2024 मैस्कट द फारेजेस. अब ये क्या होते हैं, ये लिबर्टी को यहाँ पर शो करते हैं, ये लिबर्टी के एक तरीके के सिंबल होते हैं. द ओरिजिन ऑफ द Phrygian cap, also known as the Liberty cap, is tied to the history of the suppressed people. The cap's floppy design can be traced. ये जो hats हैं ये दिए जाते थे रोमन स्लेव्स को as a sign of freedom. तो बस आपको इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पर मैस्कट क्या है, इससे ज़्यादा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं. The mascots of the Paris 2024 are designed like the red Phrygian cap and called les Phryges, जिसको यहाँ पर प्रोनाउंस किया जाता है फ्रीजेस. अब हम आगे चलते हैं. ऑन असम मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट, शेडो ऑफ रीसेंट किलिंग्स. तो यहाँ पर असम मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट क्यों है? Assam and Meghalaya have a long standing dispute in 12 stretches of their 884-kilometer shared border. The two states had signed a pact in March resolving the dispute in 6 out of 12 areas. उसके लिए यहाँ पर रीजनल कमेटी बना दी गई है. सेकेंड राउंड ऑफ डिस्कशंस अभी होने थे और यहाँ पर हमने गोलीबारी देख ली. The Assam Meghalaya Pact was seen as a major achievement as Assam's border disputes with other states in the northeast have remained unsolved despite multiple round of talks. During the British rule, undivided Assam यहाँ पर इंक्लूड किया करता था नागालैंड को, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम. मेघालय को कार्व आउट किया गया था 1972 में. इट्स बाउंड्रीज डिमार्केट की गई थी एज पर द असम रीऑर्गेनाइजेशन मेघालय एक्ट ऑफ 1969. लेकिन यहाँ पर डिफरेंट परसेप्शन है. अब यहाँ पर डिफरेंट परसेप्शन क्यों है तब से बॉर्डर का? 2011 में मेघालय की गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किए थे 12 एरियाज ऑफ डिफरेंस विद असम, जिसका कि यहाँ पर एरिया होगा अप्रॉक्सीमेटली 2700 स्क्वायर किलोमीटर. सम ऑफ दीज डिस्प्यूट्स यहाँ पर स्टेम करते हैं फ्रॉम रिकमेंडेशंस जो कि दी गई थी बाय 1951 कमेटी, जो कि हेड की गई थी बाय देन असम चीफ मिनिस्टर गोपीनाथ बोरदोली. अब यहाँ पर क्या रिकमेंडेशन दिए गए थे? तो रिकमेंडेशन ये था कि जो ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 है जैंतिया हिल्स का, ये यहाँ पर ट्रांसफर कर देना चाहिए टू द असम. बिसाइड सम एरियाज फ्रॉम द मेघालय's गारो हिल्स to गोलपारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम. द 1969 एक्ट इज बेस्ड ऑन दीज रिकमेंडेशन, जो कि मेघालय रिजेक्ट करता है, क्लेमिंग कि ये एरिया जो है ये बिलोंग करते हैं टू द खासी जैंतिया हिल्स. ऑन द अदर हैंड असम का ये कहना है कि मेघालय डज नॉट हैव द रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट्स की ये प्रूव करने के लिए ये जो एरियाज हैं ये हिस्टोरिकली बिलोंग करते हैं टू द मेघालय. तो यहाँ पर बॉर्डर डिस्प्यूट है, बस आपको इतना पता होना चाहिए और उसको ही यहाँ पर सॉल्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो हमें बहुत ज़्यादा ऐसे क्लैशेस देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट वर्ड पेज पर हम चलते हैं. वर्ड पेज पर यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, लेकिन यूके सुप्रीम कोर्ट सेज नो टू स्कॉटलैंड प्लान टू होल्ड इंडिपेंडेंस वोट. तो यहाँ पर जो स्कॉटलैंड है ये अलग होना चाहता है, तो ये यहाँ पर सेसेशन की बात करता है और उसके लिए ही ये यहाँ पर वोट कराना चाहता है. The Scottish government can't hold a second referendum on independence without approval from the British Parliament. तो ये यूके की टॉप कोर्ट ने रूल किया है कि अगर यहाँ पर स्कॉटिश गवर्नमेंट को रेफरेंडम कराना है तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद ही होगा, बिना ब्रिटिश पार्लियामेंट के अप्रूवल से ये नहीं हो सकता है. स्कॉटिश फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्टर्जियन, लीडर ऑफ द प्रो इंडिपेंडेंस स्कॉटिश नेशनल पार्टी, हैड अनाउंस्ड अर्लियर दिस ईयर शी इंटेंडेड टू होल्ड एन एडवाइजरी वोट ऑन सेसेशन नेक्स्ट अक्टूबर. तो ये यहाँ पर सेसीड होना चाहते हैं. अब क्यों सेसीड होना चाहते हैं, इनके खुद के रीजंस हैं जो कि हम डिस्कस नहीं करेंगे, हमारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट नहीं है. नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई गोलन हाइट्स की. तो ये एक बार प्रीलिम्स में आ चुका है कि गोलन हाइट्स की लोकेशन कहाँ पर है. ये सीरिया की टेरिटरी है, लेकिन इजराइल ने इसको ऑक्यूपाई कर रखा है. सीरिया इजरायली ऑक्यूपाइड गोलन हाइट्स. तो ये सीरिया की टेरिटरी है जिसको इजराइल ने ऑक्यूपाई कर रखा है. ठीक है, आपको इतना पता होना चाहिए. नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई है आयरन डोम की. तो ये इजराइल का है आयरन डोम. अब ये कैसे काम करता है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. It's Israel's best protection from rockets, even a rain of them, be it rockets or mortars from Gaza in the south amidst the Israel-Palestine conflict, या तो from the Hezbollah in Lebanon, from the north or even Syria. Iron Dome has helped Israel spot and intercept every projectile जो कि फायर की गई है इसराइल के ऊपर since 2011. अब इसको किसने बनाया है? द आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम, इसको डेवलप किया गया है बाय द इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज एंड रफाल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स, और इसने पिछले 10 सालों में 3000 प्रोजेक्टाइल को इंटरसेप्ट किया है.
द आयरन डोम स्कैन्स 5 times a second एंड द मोमेंट यहाँ पर प्रोजेक्टाइल को फायर किया जाता है, रडार उसको पिक कर लेता है एंड अ सेकेंड एंड अ हाफ लेटर क्या किया जाता है, ट्रेजेक्ट्री को यहाँ पर फिगर आउट करता है एंड द प्लेस इट्स गोइंग टू हिट बेस्ड ऑन द रडार फाइंडिंग्स। जो आयरन डोम है ये अपनी ओन मिसाइल को फायर करता है दैट इंटरसेप्ट द एनिमी रॉकेट्स। ईच इंटरसेप्टर यहाँ पर रॉकेट को हिट करता है मिड एयर में और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो रॉकेट को यहाँ पर मिड एयर में ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और ये इजराइल को हिट नहीं कर पाता है। तो आयरन डोम बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, विद द इंटरसेप्टिंग मिसाइल्स कॉस्टिंग $50,000 ईच। इट्स एन एक्सपेंसिव सोल्यूशन, लेकिन इसका सक्सेस रेट भी यहाँ पर 96% है। तो इसको यहाँ पर कॉस्ट एफिशिएंट ही बनाने की बात की जा रही है। तो आपको यहाँ पर आयरन डोम पता होना चाहिए। आयरन डोम यहाँ पर इजराइल के पास है और ये क्या काम करता है ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द जीएसटी पैनल ऑन टैक्सिंग ऑनलाइन गेमिंग कैसीनोज रेसिंग लाइकली टू रिकमेंड। तो यहाँ पर जो मिनिस्ट्रियल पैनल फॉर्म किया गया था फॉर कैसीनोज रेस कोर्सेज एंड ऑनलाइन गेमिंग अंडर द जीएसटी रिजीम, तो ये अपने अर्लियर स्टांस को रीट्रेट करने वाले हैं। इनका अर्लियर स्टांस क्या है कि 28% टैक्स रेट होना चाहिए फॉर द 3 कैटेगरीज कैसीनोज रेस कोर्सेज और ऑनलाइन गेमिंग के लिए यहाँ पर 28% टैक्स रेट होना चाहिए, इररिस्पेक्टिव कि ये यहाँ पर गेम ऑफ स्किल है या गेम ऑफ चांस है। ठीक है, ये गेम ऑफ स्किल है, ये गेम ऑफ चांस है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए और 28% यहाँ पर टैक्स लेवाई किया जाना चाहिए। द फाइनल कॉल अबाउट द वैल्यूएशन मैकेनिज्म, ये तो बाद में यहाँ पर जीएसटी काउंसिल ही डिसाइड करेगी। तो अभी ये सिर्फ रिकमेंडेशन है जो कि ये देने वाले हैं जीएसटी काउंसिल को। फाइनल यहाँ पर डिसीजन जीएसटी काउंसिल का ही होगा। द 8-member ministerial panel headed by मेघालय चीफ मिनिस्टर कॉनराड संगमा had earlier submitted a report to the council, जो कि यहाँ पर जिसका डिस्कशन किया जाएगा। आर्ग्यूमेंट बाई इंडस्ट्री हैज स्टेटेड कि अगर आप बेटिंग और गैम्बलिंग को फुल वैल्यू के ऊपर टैक्स करोगे तो ऑर्गेनाइजर्स को अपने पॉकेट से पे करना पड़ेगा और जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो प्राइस पूल है कम होता जाएगा और जो प्लेयर्स हैं डिस्करेज हो जाएंगे और जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रेड जो है ये अफेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पर T+1 सेटलमेंट की बात की गई। T+1 सेटलमेंट, तो T है यहाँ पर ट्रांजेक्शन रेट और इसके एक दिन के अंदर सेटलमेंट हो जाना चाहिए, इसको ही कहते हैं T+1 सेटलमेंट। नेक्स्ट, कलेक्ट डेटा ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल्स फ्रॉम रिपोजिटरी IRDAI टू इंश्योरर्स। एज पार्ट ऑफ द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने इनकॉर्पोरेट किया था हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री। ठीक है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने इनकॉर्पोरेट किया था हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री अंडर HPR। हेल्थ केयर प्रोफेशनल आईडी को क्रिएट किया जाता है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल आईडी सर्व करती है एज अ यूनिक आईडी टू द मेडिकल प्रैक्टिशनर्स टू इनेबल कनेक्शन विद ऑल स्टेक होल्डर्स। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल आईडी क्या है। एज आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन मैनेजेस टू रीच एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री, तो जो इंश्योरर्स और जो यहाँ पर थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं ये आसानी से यहाँ पर डॉक्टर्स को इम्पैनल कर सकते हैं फ्रॉम फार रीचिंग प्लेसेस। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने रीड किया है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार इनिशिएटिव्स के बारे में बता दूं। तो अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड पोर्शन चाहिए प्लस स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू एवरी टॉपिक, तो आप इसको बाय कर सकते हो। इसकी कॉस्ट है ₹100 पर मंथ। इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करने की ज़रूरत है, तो सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूज़र नेम रखना है। उसके बाद आपको प्रिवेसी सेटिंग्स को चेंज करना है। फॉर दैट आपको सेटिंग्स में जाना है, देन प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी, देन ग्रुप्स एंड चैनल्स, हु कैन ऐड मी टू द ग्रुप चैट्स, वहाँ पर आपको एवरीबडी चूज करना है। यू कैन पे वाया UPI टू द मेंशन्ड UPI ID एंड देन you have to send payment proof along with your telegram user ID to the mentioned email ID। सेकेंड प्रोग्राम है करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें करंट अफेयर्स को डिटेल्ड तरीके से कवर किया जा रहा है। आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। करंट अफेयर्स को सेवरल सोर्सेज से कवर किया जा रहा है। आपको लेक्चर्स मिलेंगे ऑन एवरीडे बेसिस, आपको डेली PDFs मिलेंगी, आपको डेली क्विजेस मिलेंगे, पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। जो स्टैटिक पोर्शन करंट अफेयर से रिलेटेड होगा उसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा और ये सीरीज आपके प्रीलिम्स के लिए भी यूजफुल रहेगी एंड आपके मेंस के लिए भी यूजफुल रहेगी। इसका प्राइस है ₹2000 पर मंथ। अगर आप इंटरेस्टेड हो देन यू कैन मेक पेमेंट वाया UPI टू द मेंशन्ड UPI ID एंड देन यू हैव टू सेंड योर नेम, email ID, Telegram ID and proof of payment to the mentioned email ID। Wait for some time to get added to the premium group, जहाँ पर आपको डेली लिंक मिलेंगे फॉर द वीडियोस। अब हम एक बार रिवाइज करते हैं। तो फर्स्ट पेज पर हमने यहाँ पर ये डिस्कस किया है जो पूरा इशू है कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी उस अपॉइंटमेंट कमेटी में इंक्लूड करने की जरूरत है जो कि इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करती है। इसकी वजह से यहाँ पर न्यूट्रलिटी इंश्योर रहेगी। तो अटॉर्नी जनरल का क्या कहना है, उनका ये कहना है कि जुडिशरी को इसमें इंटरवीन करने की जरूरत नहीं है। ये काम यहाँ पर पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट इसके बारे में डिबेट करे, लॉ बनाए। जुडिशरी को इसमें इंटरवीन करने की जरूरत नहीं है। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स की यहाँ पर रिस्पेक्ट करने की जरूरत है और जुडिशरी को यहाँ पर इंटरवीन करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि आपने अभी जो रिसेंटली यहाँ पर फॉर्मर IAS ऑफिसर को अपॉइंट किया है एज इलेक्शन कमिश्नर, तो आप रिपोर्ट दिखा दो कि आप फाइल दिखा दो कि आपने यहाँ पर किस तरीके से अपॉइंट किया है। अगर सब कुछ ठीक है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, तब तो हम यहाँ पर इंटरव्यू वैसे भी नहीं करेंगे।
फिर यहाँ पर हमने मीजल्स के बारे में डिस्कस किया कि मीजल्स यहाँ पर कौन से जीनस को बिलोंग करता है, और हमने यहाँ पर फैमिली डिस्कस की। मीजल्स इज अ वायरल डिजीज दैट इज हाईली कंटेजियस। मीजल्स इज कॉज्ड बाय अ सिंगल स्ट्रैंडेड एनवेलप्ड आरएनए वायरस। इट इज क्लासिफाइड एज अ मेंबर ऑफ द जीनस मोरबीलीवायरस इन द पैरामिक्सोविरिडे फैमिली। और यहाँ पर जो वैक्सीन यूज़ की जाती है वो है MMR, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अगेंस्ट मीजल्स, मम्स एंड रूबेला। फिर हम चलते हैं आगे। हमने यहाँ पर रैंसमवेयर के बारे में डिस्कस किया। रैंसमवेयर में क्या किया जाता है कि यहाँ पर जो सिस्टम होता है उसमें फाइल्स को एनक्रिप्ट कर दी जाती है और कंप्यूटर सिस्टम की अनऑथोराइज्ड एक्सेस ले ली जाती है। फिर यूज़र को नोटिफाई किया जाता है कि आपको यहाँ पर रैंसम पे करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर जो फाइल्स हैं इनको डिक्रिप्ट किया जाएगा और आपको सिस्टम की एक्सेस दी जाएगी। फिर हमने ये डिस्कस किया कि एक्ट तो बना दिए जाते हैं लेकिन एक्ट्स को लेकर रूल्स नहीं फ्रेम किए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो एक्ट्स है फोर्स में नहीं आ पाते, इफेक्ट में नहीं आ पाते हैं। इट्स नॉट सो इलेक्शन कमीशन। तो यहाँ पर क्या कहा है ऑथर ने ये कहा है कि CBI जो है, CBI के जब डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है उसमें भी तो यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, तो क्या इसकी वजह से CBI एक इंडिपेंडेंट एजेंसी बन गई है? तो ये तो यहाँ पर क्वेश्चन करने की बात है। तो ऐसा नहीं है कि जुडिशरी को यहाँ पर इंक्लूड कर दिया जाएगा तो न्यूट्रलिटी होगी, इंडिपेंडेंस होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जुडिशरी ने खुद को अभी तक आर्म्स लेंथ पर रखा है इलेक्शन कमीशन से, तो आगे भी यहाँ पर जुडिशरी को यही करने की जरूरत है। फिर हमने डिस्कस किया था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का ECTA क्या है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। सेंटर ने यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को यही कहा है टू गेट रेडी टू फाइट इंसर्जेंसी, क्योंकि यहाँ पर आफ्सपा को हटाने की बात की जा रही है। बैटल ऑफ सरायघाट, तो लचित बारफुकन के बारे में हमने डिस्कस किया था। बैटल ऑफ सरायघाट हुई थी अहोम्स वर्सेस मुगल्स के बीच में, जिसमें अहोम्स की विक्ट्री होती है ओवर मुगल। रुपी इन्फ्लेशन एंड द RBI, तो यहाँ पर जो रुपी की वैल्यू है ये कैसे डिटरमाइन होती है। और उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि जो कैपिटल अकाउंट है ये मेजर रोल प्ले करता है कि आपकी जो करेंसी की वैल्यू है ये कैसे रहने वाली। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पर करंट अकाउंट सरप्लस, करंट अकाउंट डेफिसिट हो और आप कैपिटल अकाउंट सरप्लस है, तब भी आपकी यहाँ पर जो करेंसी की वैल्यू हो सकती है स्ट्रॉन्ग हो सकती है, क्योंकि आप यहाँ पर कैपिटल अकाउंट सरप्लस हो। कैपिटल अकाउंट सरप्लस का मतलब ये होता है कि आपके कंट्री में कितने फंड्स फ्लो हो रहे हैं। तो यहाँ पर आउटफ्लो ऑफ फंड्स देखने को मिला है फ्रॉम इंडिया। आउटफ्लो ऑफ फंड्स क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर यूएस से ज़्यादा अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन हो गया है इन्वेस्टमेंट के लिए, जिसकी वजह से इंडिया से जो फंड्स हैं इनको बाहर लेकर जाया जा रहा है और यूएसए में इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हमारा रुपी यहाँ पर डेप्रिशिएट हो रहा है। बट रुपी डेप्रिशिएट होता है उसका बेनिफिट तो ये होता है ना कि एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा ही रुपी को डेप्रिशिएट होने दो। आपको यहाँ पर इंटरवीन करने की जरूरत है। इंटरवीन आप कैसे कर सकते हो कि आपको अपना इन्फ्लेशन रेट कम रखने की जरूरत है, बट दिस कांट गो ऑन कंटिन्यूसली, बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट वी आर एसेंशियली सेइंग इज दैट फॉर गेटिंग $1 द अमाउंट ऑफ द रिसोर्सेज दैट यू नीड इन इंडिया, ये लगातार यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं। सो लॉन्ग एज इन्फ्लेशन इन आर कंट्री इज हायर देन द इन्फ्लेशन इन अदर कंट्रीज, जो यहाँ पर रुपी की वैल्यू है ये डेप्रिशिएट ही होगी। व्हाट कैन बी डन टू स्टेबलाइज द रुपीज एक्सचेंज रेट, तो यहाँ पर रुपी के एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करने के लिए क्या किया जा सकता है? तो इन्फ्लेशन को आपको कम रखने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूएसए 2% के इन्फ्लेशन को टारगेट करता है तो आप यहाँ पर 3% इन्फ्लेशन को टारगेट करो, ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस रखने की जरूरत नहीं है। फिर हमने यहाँ पर डिस्कस किया है ओलंपिक गेम्स पेरिस 2024 का मैस्कट, दैट इज फ्रीजस। फिर नेक्स्ट है ऑन असम मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट। तो असम मेघालय का बॉर्डर डिस्प्यूट क्यों है? मेघालय को कार्व आउट किया गया था असम से, तो अनडिवाइडेड असम यहाँ पर इंक्लूड किया करता था प्रेजेंट डे नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एंड मिजोरम। मेघालय को कार्व आउट किया गया था 1972 में और इसकी बाउंड्रीज को डिमार्केट किया गया था एज पर द असम रीऑर्गेनाइजेशन मेघालय एक्ट ऑफ 1969। नेक्स्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किया था आयरन डोम के बारे में, और बाकी स्कॉटलैंड यहाँ पर अलग होना चाहता है, तो स्कॉटलैंड यहाँ पर एक रेफरेंडम कराना चाहता है। तो यूके की टॉप कोर्ट का ये कहना है रेफरेंडम तभी होगा जब यहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट अप्रूव करेगा। फिर यहाँ पर हमने गोल्डन हाइट्स की लोकेशन को डिस्कस किया, आप एक बार मैप में जाकर देख सकते हो। अगर आप PDF बाय करोगे तो उसमें आपको सारे मैप की लोकेशन भी मिलती हैं। द आयरन डोम, तो आयरन डोम यहाँ पर कैसे काम करता है? इजराइल्स बेस्ट गार्ड। प्रॉब्लम क्या है कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो इसको यहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिव बनाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट यहाँ पर इकोनॉमी पेज पर हमने डिस्कस किया कि जो GST पैनल है ये यहाँ पर रिकमेंड करने वाला है कि ऑनलाइन गेमिंग कसिनोज और इसके ऊपर यहाँ पर 28% टैक्स लगाया जाना चाहिए। द मिनिस्ट्रियल पैनल फॉर्म फॉर कसिनोज, रेस कोर्सेज एंड ऑनलाइन गेमिंग अंडर द GST रिजीम इज लाइकली टू रीट्रेट कि 28% यहाँ पर टैक्स रेट होना चाहिए फॉर ऑल द 3 कैटेगरीज। और आपको यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत नहीं कि ये यहाँ पर गेम ऑफ स्किल है या गेम ऑफ चांस है। फिर T+1 हमने सेटलमेंट डिस्कस किया कि T+1 सेटलमेंट क्या होता है। तो T मतलब ट्रांजेक्शन डेट, +1 मतलब एक दिन के अंदर यहाँ पर सेटलमेंट हो जाना चाहिए। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।